देखो, आज हम लोग बात करेंगे क्या? आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। एट इक्वेटोरियल लाइन। देखिए कि डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन में क्या बताया था आपको कि भाई अगर एक कोई सा भी डाइपोल लोगे तो वो डाइपोल होगा तुम्हारा कुछ ऐसा। और इस डाइपोल में यहाँ मान लीजिए कि एक चार्ज है -q और यहाँ पर एक चार्ज है आपका +q। तो -q और +q चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है, इसी लाइन को आप क्या बोलते थे? इस लाइन को आप बोलते थे क्या? एक्सियल लाइन। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मैं आपको पिछले दिन सिखा दिया था, है ना। आज बात करने वाले हैं क्या? इक्वेटोरियल लाइन का। तो पहले ये जानो कि इक्वेटोरियल लाइन होता क्या चीज़ है। तो ये तो तुमको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर बात किया जाए सेंटर पॉइंट का, तो इसका जो बीच वाला पॉइंट होता है, इसका जो ये बीच वाला पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। और पोल से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लिया जाए कि L है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितनी होगी? L होगी। और एक लाइन जो इस पोल से पास करे और परपेंडिकुलर हो, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते थे दोस्त? इक्वेटोरियल लाइन बोलते थे। इसी लाइन को क्या बोलते थे? इक्वेटोरियल लाइन बोलते थे। अब देखो कि तुमको करना क्या है कि कोई एक पॉइंट लेना है इक्वेटोरियल लाइन पे। मान लो ये वाला पॉइंट है M, और इस M पॉइंट पे जो है सो इस पोल से x डिस्टेंस पर है, ठीक ना। क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि लेट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, लेट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, कि इसके इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट है, ठीक ना, M, which is x distance, which is x distance away from the pole of dipole, from the pole of dipole। कि इस डाइपोल के पोल से, ओ पॉइंट से कितने दूर पर ये पॉइंट है? M है, ठीक है। तो हम लोगों को फाइंड करना क्या है? वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर? इंटेंसिटी एट पॉइंट M। इस पॉइंट M पर जो है सो हम लोगों को क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब एक टर्म हम लोग पढ़े हैं क्या? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट पिछले दिन, डाइपोल मोमेंट P बराबर मैं तुमको क्या बोला था कि P बराबर जो होता है वो दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो, क्यों, और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस से जब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं Q इंटू 12, तब ये मिलेगा कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? P। और इसका डायरेक्शन जो होता है, ये डायरेक्शन हमेशा कहाँ से होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ। ये चीज बताया हुआ हूँ। मतलब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा दोस्त, इस इलेक्ट्रिक पोल का जो डायरेक्शन होगा डाइपोल का, वो किधर से होगा? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ। इतना में कोई दिक्कत है आपको? नहीं कोई दिक्कत है। ये बताइए आप कि ये जो एम पॉइंट है, 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 ये बताइए कि ये एम पॉइंट पर इस दोनों ही चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस एम पॉइंट पर इस दोनों ही चार्ज के कारण जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये पॉइंट है M, और यहाँ पर ये -q भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और ये +q भी क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो ये तुमको पता है दोस्त कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E इक्वल टू, ये होता है कितना? kq/r²। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड
अंदर के तरफ, इतना चीज तो पता है। अब देखो कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों को जोड़ने वाले लाइन से जो होगा वो किधर के तरफ होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से अंदर के तरफ होगा कि नहीं होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ से अंदर के तरफ होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा, अंदर के तरफ होगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नाम रख लीजिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम रख लीजिए E1, ठीक ना। अच्छा, जरा सा देखिए कि ये तो राइट एंगल है, इक्वेटोरियल लाइन कितने पे होता है, राइट एंगल पे होता है, ये L है और ये डिस्टेंस x है, तो आपका जो ये वाला डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस रूट अंडर x² और प्लस L² होगा कि नहीं होगा, होगा। हम लोगों ने माना क्या है, हम लोगों ने माना क्या है कि लेट माइनस q मेक्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, makes an electric field at m, makes an electric field, makes an electric field, makes an electric field E1 at m, कि m पॉइंट पर ये माइनस q जो है, ये माइनस q जो है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो कितना है, E1, ठीक है। तो E1 का डायरेक्शन किधर होगा भाई, नेगेटिव चार्ज है तो टुवार्ड्स द चार्ज होगा, चार्ज के तरफ होगा। अब एक बात देखो कि अगर चार्ज के तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है तो तुम ये चीज देखो कि जो तुम E1 लिखोगे वो E1 कितना लिखोगे, कि चार्ज है Q बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है, रूट अंडर x² प्लस L², तो रूट अंडर x² प्लस L² का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर, रूट अंडर x² और प्लस L² और इसका कितना, होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और जो आपका E1 बचेगा वो बचेगा कितना, KQ बाई x² प्लस L²। कोई दिक्कत इसमें, नहीं कोई दिक्कत। दूसरा चीज हम क्या माने, दूसरा चीज हम माने कि लेट प्लस Q मेक्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मेक्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, मेक्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड E2 एट m, कि m पॉइंट पे ये जो चार्ज है ये प्लस Q, ये प्लस Q एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है E2। अच्छा ध्यान से देखो कि ये वाला डिस्टेंस जितना है, ये वाला डिस्टेंस जितना है रूट अंडर x² प्लस L², तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा, रूट अंडर x² प्लस L² होगा कि नहीं होगा, होगा। पाइथागोरस थ्योरम, ये परपेंडिकुलर x है और ये बेस कितना है L, तो वो वाला कितना होगा, रूट अंडर x² प्लस L²। अच्छा, ये चार्ज देखो बेटा कि ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के तरफ होता है कि अंदर के तरफ होता है, बाहर के तरफ होता है। तो भाई ये बताइए कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा बाहर के तरफ। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नाम हमने रखा है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम कितना रखा है, E2, है ना। अब देखिए जरा सा कि अगर बात किया जाए E2 का, तो भाई जब तुम E2 लिखोगे तो E2 इक्वल टू कितना लिखोगे, E2 इक्वल टू K, चार्ज है वही Q, डिस्टेंस है वही रूट अंडर x² प्लस L², है ना, और इसका कितना, होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल होगा, और जो E2 बचेगा वो E2 कितना बचेगा, KQ बाय रूट x² प्लस L²। आप ध्यान से देखिए कि E1 और E2 दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो भाई अगर E1 बराबर E2 है तो ये तुम देखो कि अगर E1 बराबर E2 है, E1 बराबर क्या है, E2 है, तो इसको हम E मान लें तो तुमको कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत है। अब देखो, अब देखो फिर से डायग्राम में कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां से हम ये परपेंडिकुलर, ठीक है, यहां से हम ये पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए इसके। अब तुम देखो कि अगर मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए कि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, तो इसका ये एंगल अल्टरनेट एंगल होगा और ये भी कितना होगा, थीटा होगा। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट अपोजिट एंगल है कि नहीं, और अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। ये एंगल थीटा होगा भाई तो ये वाला भी एंगल कितना होगा,
थीटा होगा, क्योंकि दोनों बराबर साइड है और बराबर सामने के साइड का एंगल क्या होता है, बराबर होता है ना। अब देखिए कि अगर ये एंगल थीटा है तो तुम ये बताओ कि ये वाला भी एंगल कितना होगा। इतना बात समझ में आ रहा है। अच्छा, इस ट्रायंगल में तुम एक चीज देखो, इस ट्रायंगल में तुम एक चीज देखो कि अगर इस ट्रायंगल में तुम कहीं पर लिखना चाहो भाई कॉस थीटा का वैल्यू, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, एल, और हाइपोटेन्यूज कितना है, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कॉस थीटा का वैल्यू होगा। अब देखो कि हम इसके हेड को, टॉप वाले पोर्शन को क्या कर रहे हैं, काट के बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, E1 E2 हमको पता चल गया है कितना है, ठीक ना। कॉस थीटा का वैल्यू हमको पता चल गया है कि कितना है। अब क्या करते हैं कि इसके टॉप वाले पोर्शन को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए कि जो इसका टॉप वाला पोर्शन है, जो इसका टॉप वाला पोर्शन है, ये टॉप वाला पोर्शन में ऐसा है कुछ इक्वेटोरियल लाइन, इसके बीच से जो है तो ऐसे पास हुआ है कुछ एक पैरेलल लाइन। एक पैरेलल लाइन से हमने दो वेक्टर निकाला है, जिसमें एक वेक्टर E1 है, जिसमें एक वेक्टर आपका E1 है जो कि यहाँ से है कुछ ऐसा, है ना, थीटा एंगल पे, और एक वेक्टर यहाँ से है E2 जो कि है कुछ ऐसा। अच्छी बात यह है कि E1 और E2 हमारे लिए दोनों चीज क्या है, बराबर है। जिस E1 को भी मैंने बोला है कितना, E, और इस E2 को भी मैंने बोला है कितना, ये वाला भी एंगल तुम्हारा कितना है, थीटा, और ये वाला भी एंगल कितना है तुम्हारा, थीटा। अब एक चीज देखना इसमें दोस्त ध्यान से, यहीं पर समझने वाली चीज क्या है कि ये बताओ कि अगर ये दोनों वेक्टर है तो इस दोनों वेक्टर को हम रिजोल्यूट करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, घुमा सकते हैं। तो घुमा सकते हैं, तो इसको घुमाओगे तो जिसके साथ थीटा लगा हुआ है, जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ जो लोगे वो क्या लोगे, ई कॉस थीटा। इसके साथ जो लोगे वो क्या आएगा तुम्हारा, ई कॉस थीटा। ये होगा कितना, ई कॉस थीटा। ई को घुमाए तो ई कॉस थीटा। और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है उसके साथ जब तुम इसको रिजोल्यूट करवाओगे, जिसके साथ थीटा नहीं लगा है उसके साथ जब तुम इसको रिजोल्यूट करवाओगे तो ये वाला जो टर्म आएगा, ये वाला टर्म कितना आएगा, ई साइन थीटा। कोई दिक्कत है, नीचे वाले ई की कहानी खत्म। अब जरा सा देखिए दोस्त, ऊपर वाले ई को घुमाइएगा तो जिसके साथ थीटा लगा हुआ है, जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ क्या आएगा, ई कॉस थीटा। ये वाला भी कितना होगा, ई कॉस थीटा, है ना। और जिसके साथ थीटा नहीं लगा है उसके साथ जब तुम इसको रिजोल्यूट करवाओगे तो ये कितना जाएगा ऊपर, ये जाएगा कितना, ई साइन थीटा। जरा सा ध्यान से देखो कि ये दोनों साइन थीटा और साइन थीटा है तो बराबर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये दोनों ई साइन थीटा और ई साइन थीटा एक दूसरे को क्या करेगा भाई, एक दूसरे को ये क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, है ना। तो यहाँ पर है क्या कि जो तुम्हारा ई साइन थीटा है, ठीक ना, बोथ ई साइन थीटा, बोथ ई साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, आर इक्वल एंड अपोजिट क्या है, बराबर है। और किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में सो दे कैंसल ईच अदर, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल कर देगा, है ना। कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल कर दिया। और दोनों ई कॉस थीटा देखो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है मतलब दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेंस 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 ये होगा कि हेंस जो हमारे पास बचेगा ई नेट, वो ई नेट कितना बचेगा दोस्त, ई कॉस थीटा एक और प्लस दूसरा वाला ई कॉस थीटा, बचेगा कि नहीं। इस दोनों को जब हम जोड़ देंगे, क्या बोल रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे ना, दोनों सेम डायरेक्शन में, मैं भी इधर ही लगा रहा हूँ तुम भी इधर ही लगा रहे हो, दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। और जो तुम्हारा ई नेट बचेगा वो ई नेट कितना हो जाएगा, 2e cos थीटा, होगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो भाई साहब 2 के जगह आपका रह जाएगा 2 ही, है ना। और ई जो है वो E1 और E2 दोनों बराबर है, जो ई के बराबर है। तो ई का वैल्यू के क्यू बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे। तो लिखेंगे तो ई के जगह पर हम रखते हैं के क्यू बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
और इनटू कॉस थीटा के जगह पर दोस्त एल बाई रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रखेंगे कि नहीं, एल बाई रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे एल बाई रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस कितना एल स्क्वायर। जरा सा ध्यान दीजिएगा कि इसको मैं के को यहाँ लिखता हूँ, क्यू को ऊपर लिखता हूँ और टू को इस एल के साथ लिख देता हूँ इंटू टू एल। ऊपर वाला तीनों चीज लिखा गया। ऊपर वाला जब तीनों चीज लिखा गया तो नीचे देखिए आपको बच रहा है कितना एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 और इंटू रूट में है, तो जो रूट में टर्म है उसको एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। दोनों का बेस सेम है और प्रोडक्ट में है तो पावर जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा। तो जब पावर जुड़ेगा दोस्त, तो पावर जुड़ेगा तो तुम ये बताओ कि जो तुम्हारा ई नेट होगा वो ई नेट के, ठीक ना, के क्यू इंटू 12 जो है वो क्यू इंटू 12 कभी पढ़े हुए हो कि पी के बराबर में होता है ना। क्यू इंटू 12 किसके बराबर में होता है, पी के बराबर में। डाइपोल मोमेंट कभी पढ़ाए होंगे, क्यू इंटू 12 किसके बराबर में, पी के बराबर में। अब देखो यहाँ से तो इसी तरह से क्या किए, क्यू इंटू 12 जो था उसको क्या लिख लिए, पी लिख लिए ऊपर। अब जब पी लिख लिए तो नीचे देखो कि एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर जो है तो कितना हो जाएगा 1 + 1/2, पावर जुड़ जाएगा। और यहाँ से जो आपका ई नेट निकल के आएगा वो ई नेट निकल के आएगा कितना, के पी बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका पावर कितना 3/2। जरा सा ध्यान दीजिएगा कि डाइपोल में अक्सर क्या होता है, जनरली क्या होता है कि डाइपोल में जो आपका ये एल है ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो जनरली जो है अगर बात किया जाए, अगर जनरली बात किया जाए तो दोस्त जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, तो जनरली जो होता है वो जनरली क्या होता है, एक्स इज मच 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 ग्रेटर देन एल। एल से एक्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। क्यों कि एल के बारे में मैं तुमको क्या बोला हूँ कि एल का जो रेंज होता है वो 10 के पावर -15 मीटर के रेंज में होता है ना। और एक्स अगर इसके जगह पर 1 सेंटीमीटर भी रहा तो देखो इससे कितना गुना ये बड़ा है ना। तो इसके सामने में इसका औकात कितना हो जाएगा, 0 के बराबर में। तो इसका मतलब एल बहुत छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एल है, एल जो है वो लगभग लगभग कैसा बिहेव करेगा, 0 के जैसा। और जब एल 0 के जैसा बिहेव करेगा तो इसका मतलब दोस्त एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो लगभग लगभग बिहेव करेगा वो किसके जैसा बिहेव करेगा, एक्स एक्स स्क्वायर के जैसा। क्योंकि एल 0 है और 0 का स्क्वायर इसमें जुड़ेगा भी तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, तो लगभग लगभग किसके बराबर में होगा, एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर में। और जब इसी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वैल्यू एक्स एक्स स्क्वायर यहाँ पर डालेंगे तो आप देखेंगे कि ई नेट जो आपको निकल के आएगा, ई नेट निकल के आएगा के पी बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के जगह पर डालेंगे एक्स एक्स स्क्वायर और इसका क्या है भाई पावर 3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना तुम्हारे पास, जो बचेगा तुम्हारे पास ई नेट इक्वल टू बचेगा कितना, के पी बाई कितना एक्स क्यूब। ठीक है, कितना बचेगा, के पी बाई एक्स क्यूब। जरा सा अगर इसके डायरेक्शन का बात करें, ठीक ना, जरा सा इसके डायरेक्शन का बात करें तो डायरेक्शन में देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव और ई नेट का डायरेक्शन इधर ही ना था, दोनों cos थीटा, दोनों cos थीटा किधर है, दोनों cos थीटा जो है आपका वो इस डायरेक्शन में है। डाइपोल मोमेंट किधर है, इधर, और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इक्वेटोरियल लाइन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा तो डायरेक्शन ऑफ ई नेट जो यहाँ पर होगा, ठीक ना, यहाँ पर लिखना कि डायरेक्शन ऑफ ई एक्सियल नहीं, ई इक्वेटोरियल का बात कर रहे हैं अभी। ई इक्वेटोरियल जो होगा ये क्या होगा, ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट पी। कि डाइपोल मोमेंट का हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। देखो अभी तक जो हम लोगों ने फुल एंड फाइनल बात किया है वो क्या बात किया है, तो बात किया है सबसे पहले किस चीज का, तो ई एक्सियल का, जो कल बात किए थे, है ना। ई एक्सियल में मैं तुमको बताया था कि डाइपोल मोमेंट कितना होता है 2kp बाई एक्स क्यूब, ठीक ना। और आज मैं क्या बताया हूं कि ई इक्वेटोरियल जो होता है,
ई इक्वेटोरियल जो होता है, ये ई इक्वेटोरियल कितना होता है, के पी बाई एक्स क्यू, ठीक ना। इसका जो डायरेक्शन होता है एक्सियल का डायरेक्शन, इस एक्सियल का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ ई एक्सियल, ई एक्सियल जो होता है ये क्या होता है, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ किसके, डाइपोल मोमेंट पी के। डाइपोल मोमेंट पी के डायरेक्शन के बराबर होता था, कल वाला बात याद करो। और ई इक्वेटोरियल का जो डायरेक्शन होता है, जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ किसका, ई इक्वेटोरियल का, ई इक्वेटोरियल का जो डायरेक्शन होता है ये क्या होता है, अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ, इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी। मतलब डाइपोल मोमेंट के हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इतना चीज भाई साहब अभी तक हम लोग पढ़े हैं, और इतना चीज अभी तक पढ़े हैं, तो आपको अभी तक में जो याद रखना है, एक ये चीज और एक दूसरा ये चीज, ठीक है। ये दो चीज को हम लोग क्या करेंगे, अभी याद रखेंगे कि एक्सियल के कारण 2kp/x³ किस डायरेक्शन में, तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, और इक्वेटोरियल के कारण kp/x³ किस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन। हाँ, यहाँ से एक रिलेशन और देख लीजिए, यहाँ से एक रिलेशन और देख लीजिए, यहाँ से एक रिलेशन और आ रहा है कि एक्सियल जो है वो 2 टाइम्स इक्वेटोरियल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक ना। तो ये तुम बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड का केवल बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ई एक्सियल, ठीक ना, ई एक्सियल इज 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। ये इक्वेटोरियल का जो है तो 2 गुना होता है, लेकिन केवल क्या, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट होता है, एंड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी लिख सकते हो। एंड आर इन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्यों कि एक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है तो दूसरा डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं। अब अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो इस डाइपोल में हम लोग क्या सीखे कि अगर एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट रहे तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर इक्वेटोरियल लाइन पे रहे तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब हम तुमको बताते हैं कि अगर कोई डाइपोल मोमेंट रहे और कहे कि ना एक्सियल लाइन पे पॉइंट है और ना इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट, ठीक ना एक्सियल लाइन पे पॉइंट है और ना इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो हम लोग अब जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्सियल पे रहे, कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वेटोरियल पे रहे, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या करना है। इसको जानने के लिए आपको ये चीज़ का जानकारी रहना परम आवश्यक है कि ई एक्सियल 2kp/x³ डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, ये kp/x³ डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इतना चीज़ अगर आपको आता है तो आप आइए मेरे साथ। अब हम लोग किसी भी पॉइंट पर बात करने वाले हैं जो पॉइंट ना तो एक्सियल लाइन पे होगा ना तो इक्वेटोरियल लाइन पे होगा, ठीक है। अब देखो कि मान लो कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तुम्हारे पास, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तुम्हारे पास, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ ऐसा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ ऐसा है, और इस पे जो चार्ज लगे हुए हैं, ये मान लीजिए कि ये वाला जो चार्ज है आपका ये है -q, और ये वाला जो चार्ज है आपका ये है कितना, +q, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, ये जो लाइन है ये लाइन इसका कैसा लाइन है, एक्सियल लाइन है ना। अब अगर हम इसके डाइपोल के मिड पॉइंट का बात करें, तो डाइपोल का मिड पॉइंट अगर मान लो कि ये वाला पॉइंट है, तो तुमको पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग कितना मानेंगे, L, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना मानेंगे, 2L डिस्टेंस हो गया। कोई दिक्कत है। अब इसका जो इक्वेटोरियल लाइन होगा वो इक्वेटोरियल लाइन कैसा होगा, एक लाइन जो यहाँ से पास करेगा और इसके परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन होगा तुम्हारा क्या, इक्वेटोरियल लाइन।
ये लाइन होगा कैसा तुम्हारा, इक्वेटोरियल लाइन। अब देखो कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये कैसा लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन। ये जो लाइन है ये कैसा लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन। अब देखो कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन है, इस लाइन पर कहीं पर पॉइंट था तो हम एक्सियल लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, इस लाइन पर भी कहीं पर पॉइंट था तो हमने इक्वेटोरियल लाइन के कारण निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड। अब की बार तुमको मान लो कि क्या दे कि जो तुम्हारा पॉइंट पी है, वो पॉइंट पी है तुम्हारा यहाँ, ये जो पॉइंट एम है ये मान लीजिए कि यहाँ पर। अब आपको कह दे कि अब यहाँ पर आप बताइए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल आप कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो कह रहा है क्या, कह रहा है क्या, यहाँ पर एजम्पशन क्या मानना है ये देख लो। कह रहा है क्या कि लेट अ पॉइंट एम, लेट अ पॉइंट एम at any point, at any point surrounding, at any point surrounding the dipole, ऐसे लिखना, let a point m is at a distance, is at a distance small r and making an angle, and making an angle theta with the positive direction of axial line। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब आपको पता होगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का हम लोग बात करते हैं। इस पॉइंट एम के बारे में क्या कह रहा है कि एट अ डिस्टेंस आर, ठीक ना, एट अ डिस्टेंस आर कह रहा है, तो कहां से कह रहा है, फ्रॉम द पोल से, जो भी डिस्टेंस होगा एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द पोल ऑफ डाइपोल लिखना, फ्रॉम द पोल ऑफ डाइपोल, फ्रॉम द पोल ऑफ डाइपोल, कि डाइपोल के पोल से जो है तो वो कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। तो भाई डाइपोल के पोल से आर डिस्टेंस पर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितने के बराबर में है, आर के बराबर में। और कह रहा है क्या कि एक्सियल के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो ये एंगल बना रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये पॉइंट एम के बारे में आपको कहा हुआ है कि ये डाइपोल से कितने दूरी पर है, आर दूरी पर, और थीटा। अब देखो ये एम कहीं भी रहे तो आर बदलेगा और दूसरा थीटा बदलेगा, तो आर और थीटा से इस पॉइंट एम का लोकेशन एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आप जरा सा मेरे साथ देखिए कि अगर एक डाइपोल है भाई, अगर एक डाइपोल है, तुम ये बताओ कि हम यहाँ पर रफली हम तुमको एक चीज सिखा रहे हैं, उसी चीज का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो कि इसमें तुम्हारे पास दिया क्या हुआ है कि एक डाइपोल दिया हुआ है, मान लो ये है माइनस क्यू, और यहाँ से कुछ दूरी पर एक चार्ज है जो है कितना, प्लस क्यू, ठीक है। अब एक बात बताइए कि ये है इसका सेंटर, और कह रहा है क्या कि इसके सेंटर से, कह रहा है क्या कि इसके सेंटर से मान लो कि हम एक एक्सिस पास करवाएं, और इस एक्सिस के बारे में ये क्या कह रहा है कि ऐसे है, जो कह रहा है क्या कि ये यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना, थीटा, और हम मान ले इसको क्या कि ये एक्स एक्सिस, मान सकते हैं, एक्सिस तो हम कहीं भी मान सकते हैं। अच्छा, तब जो अगर तुमको वाई एक्सिस मानना होगा तो वाई एक्सिस तुम एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कुछ ऐसा मानोगे, मानोगे कि नहीं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। देखिए डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, वो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा किधर से, नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ। अब आप बताइए कि इस डाइपोल मोमेंट को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में घुमा सकते हैं कि नहीं घुमा सकते हैं, घुमा सकते हैं। कैसे भाई, तो जिसके साथ थीटा लगा रहेगा भैया उसके साथ जो लेंगे, तो ये वाला जो आएगा, ये वाला आएगा क्या तुम्हारा, पी कॉस थीटा, है ना। और जिसके साथ नहीं लगा रहेगा उसके साथ अगर हम लेंगे तो ये वाला जो आएगा, ये वाला आएगा कितना तुम्हारा, पी साइन थीटा। आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए इसी तरह से अगर यहाँ पर हम अपने डाइपोल को पकड़ें, डाइपोल को पकड़ें तो डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ होगा। और इस डाइपोल को हम घुमाएंगे तो जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ जो है, जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ जो ये डाइपोल आएगा, ये डाइपोल आएगा कितना, ये डाइपोल आएगा कितना, ये डाइपोल आएगा पी कॉस थीटा,
आएगा कि नहीं आएगा? और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है उसके साथ जो ये डाइपोल आएगा, ये डाइपोल आएगा कितना, ये डाइपोल आएगा कितना, ये डाइपोल आएगा कितना, पी साइन थीटा। हम एक डाइपोल को क्या किए, दो डाइपोल में तोड़ लिए, कॉस थीटा एक साइन थीटा। अब जरा सा ध्यान से देखो कि अगर ये डाइपोल है, अगर ये डाइपोल है तो एक्सियल लाइन यही वाला है डाइपोल के लॉन्ग, और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है वो इक्वेटोरियल लाइन है। इस डाइपोल को अगर हम दो डाइपोल में तोड़ दिए, इस डाइपोल पी को अगर हम दो डाइपोल में तोड़ दिए, पी कॉस थीटा में और पी साइन थीटा में, तो पी कॉस थीटा के लिए तो यही लाइन एक्सियल लाइन हो गया कि नहीं? क्योंकि जिधर डाइपोल है वही लाइन तो एक्सियल लाइन है पी के लिए, तो पी कॉस थीटा के लिए जो एम होगा वो एक्सियल लाइन पे होगा कि नहीं? और दूसरा चीज ये देखिए कि जो पी साइन थीटा है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो एम पॉइंट जो है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन पे होगा, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस हिसाब से जब हम देख रहे हैं भाई, तो इस हिसाब से हमको देख रहे हैं क्या, जब हम इस हिसाब से देख रहे हैं तो इस हिसाब से हम पा रहे हैं क्या कि जो पी कॉस थीटा है उसके कारण जो है एम एक्सियल पॉइंट पे, ठीक ना? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या कि एम पॉइंट एम, पॉइंट एम क्या लिखोगे कि जो तुम्हारा पॉइंट एम है, जो तुम्हारा पॉइंट एम है इज ऑन एक्सियल लाइन, इन ऑन एक्सियल लाइन, और एक्सियल लाइन पे है किसके कारण, ड्यू टू पी कॉस थीटा। कि पी कॉस थीटा को अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो पी कॉस थीटा को ध्यान में रखते हैं तो पॉइंट एम कहाँ पर है, पॉइंट एम कहाँ पर है, एक्सियल लाइन पे, है ना? और एक्सियल लाइन पे है भाई, तो एक्सियल लाइन के लिए तो हम लोग जानते हैं कि जो ई एक्सियल होता है, जो ई एक्सियल होता है ये होता है 2k पी बाई एक्स क्यूब। तो p का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखाएगा, p कि p cos थीटा, p cos थीटा, क्यों कि p जो है वो बदल गया है किसमें, p cos थीटा में। नीचे देखिए जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है डिस्टेंस, तो r क्यूब होगा। अच्छा, डायरेक्शन इसका किधर होता है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ p cos थीटा होगा, किसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी कि p cos थीटा के डायरेक्शन में होगा। तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे दोस्त, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा जाएगा, ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर के तरफ जाएगा, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है सो हमने क्या बोला है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या बोला है, ई एक्सियल। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर बात समझ में आया कि नहीं कि पी कॉस थीटा के कारण जो एम पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट पे है, और एक्सियल पॉइंट के कारण डाइपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। तो सेम होता है तो भाई डायरेक्शन ये रहेगा, कितना होगा, तो कितना होगा, तो उसके लिए मैंने तुमको दिखाया 2k p। अब p के जगह पर कौन है, p cos थीटा, क्योंकि p को दो कंपोनेंट में तोड़ दिए, p cos थीटा में और p sin थीटा में। तो cos थीटा वाले कंपोनेंट को लेकर के अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो cos थीटा के कारण जो है तो ये डाइपोल मोमेंट आएगा ई एक्सियल। जरा सा दूसरी चीज देखो कि जो पॉइंट m है, जो पॉइंट m है इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, किसके कारण, इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू पी साइन थीटा। कि पी साइन थीटा के कारण जो है, पी साइन थीटा के कारण जो है ये है तुम्हारा पी साइन थीटा। ऐसे देखो कि ये जो है अपना पी साइन थीटा वाला डाइपोल ये रहा, और इस डाइपोल से परपेंडिकुलर लाइन है ये, और इसी लाइन पे पॉइंट एम है। तो परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, और इक्वेटोरियल लाइन पे एम है ना? तो पी साइन थीटा के कारण जो है वो पॉइंट एम किस पे है, इक्वेटोरियल लाइन पे है। तो भाई साहब अगर इक्वेटोरियल लाइन पे है पी साइन थीटा के कारण पॉइंट एम, तो यहाँ पर जो हम लोग ई इक्वेटोरियल लिखेंगे वो ई इक्वेटोरियल कितना लिखेंगे, ई इक्वेटोरियल जो लिखेंगे वो ई इक्वेटोरियल कितना लिखते हैं, के पी बाई आर क्यूब। तो के पी के जगह पर इस बार कितना है, पी साइन थीटा, और डिस्टेंस तो वही है दोस्त कितना, आर क्यूब। अगर इसके डायरेक्शन का बात करेंगे, अगर इसके डायरेक्शन का बात करेंगे तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ किसके,
पी साइन थीटा के, जो पी साइन थीटा का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वेटोरियल लाइन का डायरेक्शन होता है। तो पी साइन थीटा का डायरेक्शन देखो कि पी साइन थीटा का डायरेक्शन है ऐसे नीचे, तो इसका डायरेक्शन यहाँ से होगा ऐसे ऊपर, है ना। तो इसका जो डायरेक्शन होगा यहाँ से ऐसे ऊपर, तो भाई ये जो तुम्हारा ई इक्वेटोरियल का डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा किसका डायरेक्शन, ई इक्वेटोरियल का डायरेक्शन। और ई इक्वेटोरियल का डायरेक्शन अगर ये हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल का डायरेक्शन अगर ये हो जाएगा, तो ई इक्वेटोरियल का अगर डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो आप बताइए कि दो वेक्टर है, अगर पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे तो नेट रिजल्टेंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है दोस्त, पैरेललोग्राम लॉ कहता है क्या कि इस दोनों को पैरेललोग्राम का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मानते हुए आप अपने मन में क्या करिए, एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। बन गया पैरेललोग्राम। और इसी पैरेललोग्राम का वो डायगोनल, इसी पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो इसी दोनों से होकर के पास करेगा वही आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। और इसी रिजल्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ई नेट, है ना। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ई नेट। तो अगर ई नेट लिखना है भाई तो ये बताओ, ई एक्सियल पता है, ई इक्वेटोरियल पता है, तो ई एक्सियल है कैसे, ई एक्सियल है कुछ ऐसे, इसको हम ई एक्सियल बोलते हैं। ई इक्वेटोरियल है कैसा, ई इक्वेटोरियल है कैसा कुछ ऐसा, इसको हम ई इक्वेटोरियल के लिए ई बोलते हैं। और ई नेट जो है, जो ई नेट है तुम्हारा, वो ई नेट है कुछ ऐसा, है ना। थोड़ा नीचे बना देते हैं डायग्राम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं। चलो देखो, थोड़ा सा नीचे डायग्राम बना देते हैं, थोड़ा सा नीचे डायग्राम बना देते हैं कैसे। तो ये है ई एक्सियल आपका, ये है आपका ई एक्सियल, ठीक ना। और यहाँ से जो ई इक्वेटोरियल है आपका, ये ई इक्वेटोरियल है कुछ ऐसे, यही ना। ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल हो गया। और ई नेट जो जा रहा है वो ई नेट जा रहा है कुछ इस तरह से। ये हो गया क्या आपका एक्सियल, ये हो गया क्या आपका इक्वेटोरियल, और ई नेट जो था वो कुछ इस तरह से, यही ना था। अब देखो कि इसका हम नाम रखते हैं, ये था तुम्हारा ई एक्सियल, ये था तुम्हारा क्या ई इक्वेटोरियल, और ये क्या हो गया तुम्हारा ई नेट। अब तुम याद करो कि नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए कभी पढ़े हुए हो, आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना कॉस थीटा, पढ़े हुए हो कि नहीं। अच्छा, इतना पढ़े हुए हो तो ये बताओ दोस्त कि ये एक्सियल और इक्वेटोरियल एक दूसरे पे कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो यहाँ भी ई एक्सियल और इक्वेटोरियल एक दूसरे पे कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो जब 90 डिग्री पे होगा मेरे भाई, जब 90 डिग्री पे होगा, इसका मतलब इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। अब देखो कि अगर हमको लिखना है ई नेट, अगर हमको लिखना है ई नेट, तो ई नेट बराबर रूट अंडर ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री दोनों के बीच का एंगल। अब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई, जीरो। तो जब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब जो तुम्हारा ई नेट बचेगा वो ई नेट बचेगा रूट अंडर ई एक्सियल का स्क्वायर, ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। अब देखो ई एक्सियल पता है, ई इक्वेटोरियल पता है ना। तो जब ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल पता है तो आप ये बताइए कि जो हम लोग ई नेट लिखेंगे, जो हम लोग ई नेट लिखेंगे, तो ई नेट बराबर ई एक्सियल का स्क्वायर रूट अंडर में है ना। तो रूट अंडर में है तो रूट अंडर ई एक्सियल तुमको याद होगा 2 k p कॉस थीटा बाय आर क्यूब, और इसका क्या होल स्क्वायर, ये ना है। ई इक्वेटोरियल का अगर तुम बात करोगे तो तुमको याद होगा k p साइन थीटा बाय आर क्यूब, इसका क्या होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा। देखो यहाँ से एक्सियल और इक्वेटोरियल का वैल्यू यहीं से रख दिए। अब जब वैल्यू रख दोगे तो वैल्यू रखने के बाद अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करिएगा तो देखिए कितना आएगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 k स्क्वायर p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में आर क्यूब का होल स्क्वायर करोगे कितना r6 प्लस इसको करोगे तो k स्क्वायर p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बाय आर क्यूब का स्क्वायर करोगे कितना
देखो तो दोनों में देखो कि रूट अंडर, दोनों में देखो कि रूट अंडर के स्क्वायर कॉमन है, पी स्क्वायर कॉमन है और R6 कॉमन है कि नहीं? के स्क्वायर R6 कॉमन है, तो ये कॉमन चीजें क्या आ जाएगी बाहर? ये दोनों सो गया क्या? सो गए हो? हाँ, देखो अब यहाँ 4 cos² थीटा बचा, है ना? तो 4 cos² थीटा बचा और इसमें कितना बचा? sin² थीटा, है ना? देखिए रूट से जब बाहर आएगा तो दो में से एक बाहर आएगा, के पी, और R6 है तो उसमें से 3 बाहर आएगी। कोई दिक्कत? रूट अंडर इस 4 cos² को हम 3 cos² थीटा और प्लस cos² थीटा लिख लें तो आपको कोई आपत्ति है क्या? 3 + 1 लिख लिए 4 को, और प्लस जो sin² थीटा है उसको हम sin² थीटा ही रहने दिए। आप ध्यान से देखिए cos² थीटा प्लस sin² थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो भाई जो तुम्हारा बच रहा है ई नेट, वो ई नेट इक्वल टू कितना बचेगा? KP/R³ रूट अंडर 3 cos² थीटा प्लस कितना? 1, और यही जो हो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। किस चीज़ के लिए? तो किसी भी जनरल पॉइंट के लिए अगर आप निकालना चाहेंगे तो यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब कहिएगा कि सर ये तो समझ में आ गया, इतना बात कैसे किया आप? याद क्या रखें सर? आप एक जीएल पढ़ा दिए, इक्वेटोरियल पढ़ा दिए, एक जनरल भी पढ़ा दिए, याद क्या रखें? तो जरा सा देखो याद रखने वाली बात, अगर हम एक्सियल लाइन पे आ जाएं तो थीटा घटते 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 कहाँ आ जाएगा? 0 पर। अगर हम इक्वेटोरियल लाइन पे चल जाएं तो थीटा बढ़ते बढ़ते कहाँ चला जाएगा? 90 डिग्री। देखते हैं कि सही है कि नहीं है। तो अगर बात कर रहे हैं दोस्त एक्सियल लाइन के लिए, अगर बात कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? एक्सियल लाइन के लिए, तो जब बात करोगे तुम फॉर एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन के लिए जो है तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। थीटा घटते घटते कहाँ पर आ गया था? 0 डिग्री पे। फॉर्मूला क्या है अपने पास? फॉर्मूला है अपने पास ई नेट का, फॉर्मूला है अपने पास ई नेट का। ई नेट का जो फॉर्मूला है वो है कितना? KP/R³, ठीक ना, इंटू रूट अंडर 3 cos² थीटा, यानी कि cos² 0 डिग्री और प्लस 1, होगा कि नहीं? cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? KP/R³ इंटू cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 रखोगे तो 3 इंटू 1 और प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? KP/R³ इंटू रूट अंडर 4, और रूट अंडर 4 होगा यही कितना हो जाएगा? 2 KP/R³। लग रहा है यही फॉर्मूला था यार, यही फॉर्मूला था ना? किसके लिए? एक्सियल के लिए, यही ना था? ई एक्सियल यही चीज़ था ना? तो अब याद ये रखना उचित है कि ये रखना उचित है? वो वाला ज़्यादा रखना उचित है ना? अगर बात करेंगे किस चीज़ के लिए? इक्वेटोरियल लाइन के लिए। तो देखिए अगर बात किया जाए इक्वेटोरियल लाइन के लिए, तो जैसे ही आप बात करिएगा फॉर इक्वेटोरियल लाइन, जैसे ही आप बात करिएगा फॉर इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए, इक्वेटोरियल लाइन के लिए थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। कैसे? देखो थीटा बराबर कितना हो रहा है? 90 डिग्री। देखो ये थीटा है, बढ़ते 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 इक्वेटोरियल लाइन पे आएंगे, थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो थीटा हो रहा है कितना? 90 डिग्री। तो जब दोस्त थीटा इसमें 90 डिग्री तुम लगाओगे, तो थीटा 90 डिग्री लगाओगे तो ई नेट इक्वल टू जो तुम लिखते हो वो लिखते हो कितना? KP/R³ इंटू रूट अंडर 3 cos² कितना? 90 डिग्री और प्लस कितना? cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? ये पूरा कितना हो जाएगा? बचेगा कितना? √1, और √1 बचेगा। तो जो तुम्हारा ई इक्वेटोरियल है, जो तुम्हारा ई इक्वेटोरियल है, ये कितना बच जाएगा? KP/ क्या बोले? हाँ तो cos 90 का वैल्यू 0, और 0 का स्क्वायर भी कितना? और 0 को 3 से गुना करेंगे तब भी कितना? और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? और √1 कितना? और नीचे आए? आ गया समझ में? आ गया बात? अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मास्टर फॉर्मूला जो तुम्हारे पास निकल के आया, वो मास्टर फॉर्मूला निकल के आया ये डाइपोल के लिए, है ना? इससे एक्सियल भी निकल जा रहा है और इससे इक्वेटोरियल भी। लेकिन एक चीज और, 5 मिनट टाइम दीजिए। एक चीज और कि अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा,
इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो तुम मान लो कि ई एक्सियल से जो ये ई नेट एंगल बना रहा है, ये एंगल मान लो कि ये एंगल जो बना रहा है वो एंगल है कितना, अल्फा। मान लिए, ठीक ना। क्या माने भाई, माने कि लेट, माने क्या कि लेट फॉर डायरेक्शन ऑफ ई नेट, फॉर डायरेक्शन ऑफ ई नेट, कि ई नेट का डायरेक्शन क्या है। तो हम लोग इसमें माने क्या है कि लेट ई नेट, लेट ई नेट मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ई एक्सियल, कि ई एक्सियल के साथ जो है तो ई नेट ने कितना एंगल बनाया, अल्फा एंगल बनाया। क्लियर है इतनी बात है। अब देखो कि हमारे पास जो कहानी है वो कहानी का डायग्राम हम एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं 2 मिनट में, और डायग्राम के माध्यम से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा बात। ये था आपका माइनस क्यू, यहाँ से कुछ दूर पे था आपका प्लस क्यू, ये था आपका एक्सियल लाइन, यहाँ पे था इसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से ये था आपका इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ से थीटा एंगल पे कहीं पर आपका पॉइंट एम था, और इस एम के डायरेक्शन में ये था आपका ई एक्सियल, और यहाँ से ऐसे जो था वो कुछ था आपका क्या, ई इक्वेटोरियल, ठीक ना। यहाँ से ई नेट निकला था ऐसे, और ये जो ई नेट था वो यहाँ से मैंने क्या बना कि कितना एंगल बना रहा है, यही माना है ना। अब ये अगर अल्फा एंगल बना रहे भाई, ये एंगल तुमको पता है कि थीटा है पहले से, और ये भी पता है कि डाइपोल मोमेंट पी का जो डायरेक्शन है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये पिछला ही डायग्राम है, रफ स्केच। अब देखो कि अगर इस ई इक्वेटोरियल को, इस ई इक्वेटोरियल को मैं यहाँ से उठा के यहाँ लगा दूं तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या। किसी भी वेक्टर को पैरेलल उठा के आप एक जगह से दूसरी जगह तक रख सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ई इक्वेटोरियल हो जाएगा कि नहीं, ई इक्वेटोरियल हो जाएगा। अब देखो इसमें कि अगर इसमें तुम लिखोगे tan अल्फा बराबर, तो tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर में क्या है, परपेंडिकुलर में क्या है, ई इक्वेटोरियल, और बेस में क्या है, ई एक्सियल। बात समझ में आया। ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल तो हमको निकालने आता है, इस दोनों का रेशियो ले लेंगे तो अल्फा मिल जाएगा, और यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना लिखोगे, tan इनवर्स ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल बाय ई क्या, एक्सियल, लिखोगे कि नहीं। अब देखो कि कोई आदमी इसी में तुमसे पूछ दे, कोई आदमी पूछ दे कि डाइपोल मोमेंट के साथ ई नेट का कितना एंगल है, आपसे कोई आदमी क्वेश्चन में पूछ दे, क्या क्वेश्चन में कोई आदमी पूछ दे क्वेश्चन कि फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पी एंड ई नेट, कि ई नेट और पी के बीच में कितना एंगल है। तो तुम देखो डाइपोल मोमेंट से ये लाइन थीटा एंगल पर, और इस लाइन से ये ई नेट अल्फा एंगल पे, तो टोटल एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा। कहोगे नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जरा सा देखो ध्यान से। इस पूरे पोर्शन को हम यहाँ से उतारने का प्रयास कर रहे हैं, इस पूरे पोर्शन को तुम उतार करके लगा दो यहाँ पे। अब देखो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना, थीटा, और यहाँ से यहाँ तक कितना, अल्फा। तो ये जो टोटल एंगल हो गया, ये टोटल एंगल का तुम आंसर क्या लिखोगे एक लाइन में, आंसर लिखोगे तुम एक लाइन में कि ये जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बात समझ में आ गया। अब जब ये बात समझ में आ गया भाई, तो अब इस पोजीशन को क्या करो, अपने मीन पोजीशन पे लगा दो, ये जहाँ पहले था, पहले कहाँ पे था सर, इधर कहीं था और इधर कहीं था। तो यहाँ से जो है तो ये डिस्टेंस ऐसे हम लोगों ने माना था r, और ये एंगल माना था कितना, थीटा, यही चीज़। बात समझ में आ गई डायरेक्शन की भी। तो ये थी पूरी की पूरी आपकी क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल की कहानी। यहाँ पर आज हम अपने लेक्चर को रोकते हैं, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल कंप्लीट भी हो गया, ठीक है, चलिए।